मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। क्योंकि पिछला वीडियो आपने मेरा देखा होगा जिसमें मैंने प्लासी के युद्ध के बारे में आपको जानकारी दी थी। 1757 में प्लासी का युद्ध जो होता है और सिराजुद्दौला के हारने के बाद बंगाल का नक्शा पूरी तरह से बदल जाता है। 1757 में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो अंग्रेजों से मिल जाता है और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला को हारना पड़ता है। यही सेनापति मीर जाफर जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनके 1757 में बंगाल की गद्दी पर बैठता है। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों को अब बंगाल में सिर्फ एक ऐसा शासक चाहिए था जो उनके हिसाब से काम करे। इसके लिए उन्होंने मीर जाफर को चुना और 1757 में उसे गद्दी पर बैठाया। लेकिन उसका समय बहुत दिनों तक नहीं चला और 1760 जाते जाते मीर जाफर को गद्दी से उतारना पड़ा, क्योंकि मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम वो अंग्रेजों को समझाता है कि मीर जाफर जितना आपको देता है उससे ज्यादा नजराना मैं दूंगा आपको, उससे ज्यादा सहूलियत बंगाल में मैं आपको दूंगा। इसलिए 1760 में उसको गद्दी से हटाने के बाद अंग्रेज लोग जो है अगला शासक मीर कासिम को बनाते हैं। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक चलता है और यही मीर कासिम अगले युद्ध का यानी बक्सर के युद्ध का कारण बनता है। चलिए मीर कासिम के समय में होने वाली कुछ घटनाओं को मैं बताता हूं। मीर कासिम जो था वो थोड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अंग्रेज जब बंगाल में शासन करते हैं तो उसे अंग्रेजों की बहुत सी चीजें पसंद नहीं पड़ती हैं और वो स्वतंत्र शासन करना चाहता है। इसके एवज में वो अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देता है। उसका सबसे पहला विरोध जो होता है वो ये होता है कि पहले इस बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, वो इस राजधानी को बदल देता है और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। प्रश्न पूछा भी गया है कई जगह कई परीक्षाओं में कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर करने वाला कौन सा शासक था, तो वो शासक मीर कासिम ही था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। तो पहली घटना इसकी ये हुई। दूसरी घटना जो थी वो थी 1763 की घटना। एक परिवर्तन कासिम चाहता था, इसीलिए अंग्रेजों का जहां जहां नियम था उस नियम का विरोध कर रहा था। अंग्रेजों को यह चीज समझ में नहीं आ रही थी, वो मीर कासिम को गद्दी से उतारने ही वाले थे। तब तक एक नई घटना घटित होती है जिसे पटना कांड के नाम से जाना जाता है। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, आप जानते हैं, वहां पे मीर कासिम ने अपनी व्यवस्थाएं बना दी। वहां अंग्रेजों का विरोध होने लगा। ये देख अंग्रेजों का एक सैन्य अधिकारी जिसका नाम एलिस था वो पटना पे आक्रमण कर देता है। जब वो पटना पे आक्रमण करता है तो मीर कासिम की जो सेना थी वो उससे युद्ध करती है और उस युद्ध में अंग्रेज मारे जाते हैं। स्पेशली ये जो अधिकारी था मीर कासिम एलिस जो था वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और मीर कासिम को गद्दी से उतारने का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जैसे अंग्रेज लोग जो थे वो यूरोपीय व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते थे और भारतीय व्यापारियों से विभिन्न तरह के टैक्स वसूला करते थे। मीर कासिम को यह चीज अच्छी नहीं लगी। उसने वो सुविधाएं जो अंग्रेज यूरोपियों को देते थे वो सुविधाएं इसने भारतीयों को देना शुरू कर दिया और भारतीयों को व्यापार में कंपटीशन जो था वो कम करना पड़ रहा था क्योंकि अब उन्हें सुविधाएं मिलने लगी थी। लेकिन ये चीजें अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। तो ये सब कारण बन गए कि मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया जाए और फिर से किसी कठपुतली शासक को बनाया जाए। इसके लिए 1763 में मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया जाता है और मीर जाफर को फिर से बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। वो 1765 तक शासन करता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन इसी बीच में 1764 में एक घटना घटित होती है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, जिसे बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है।
होता यूं है कि जब मीर कासिम को गद्दी से उतारा जाता है तो वो बंगाल छोड़ के अवध चला जाता है। अवध क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहलाता था, ये काफी धनाढ़ क्षेत्र था और काफी विस्तृत क्षेत्र था। तो अवध के नवाब उस समय सुजाउद्दौला हुआ करते थे, वो इनसे जाके मिलता है। ये सुजाउद्दौला से मिलने के बाद जब मीर कासिम अवध में मिलता है तो उसी समय मुगलों के उस समय शासक शाह आलम द्वितीय भारत में शासन करते थे। क्योंकि भारत का केंद्रीय शासन मुगलों के अधीन रहा और उत्तर प्रदेश यानी अवध क्षेत्र बहुत बड़ा था, बहुत शक्तिशाली था, तो मीर कासिम को ऐसा लगा कि यदि हम तीनों मिलके अंग्रेजों से युद्ध करेंगे तो भारत से अंग्रेजों को भगाना आसान हो जाएगा। ये बात शाह आलम द्वितीय को भी अच्छी लगती है कि अगर अंग्रेज निकल जाएंगे तो फिर से केंद्रीय शासन में उनकी व्यवस्था बन जाएगी। तो ये तीनों एक गुट बना लेते हैं। तीनों गुट बनाते हैं जिसमें शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का भूतपूर्व नवाब, उस समय नवाब नहीं था ये, भूतपूर्व नवाब मीर कासिम, ये तीनों की सेनाएं एकत्रित होती हैं और ये लोग अंग्रेजों से युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन तब तक ये खबर अंग्रेजों के पास भी पहुंच चुकी रहती है और अंग्रेज लोग अपनी सेना लेके चल चुके रहते हैं। बिहार में एक जगह पड़ती है बक्सर, वहां इन दोनों सेनाओं का सामना होता है और 20 अक्टूबर की बात है, 20 अक्टूबर 1764 में इन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है। हम आपको बता दें, जहां प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र से जीता था, वही बक्सर का युद्ध जो था वो घमासान युद्ध होता है। एक तरफ 3 लोगों की सेना, एक तरफ अकेले ब्रिटिश लोग, युद्ध बहुत तगड़ा होता है, लेकिन अंततः ये अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं और ये जो संगठित सेना रहती है ये युद्ध में हार जाती है। हम आपको बता दें, ये जो युद्ध था इससे अंग्रेज लोग जो थे वो पूरी तरह से भारत पे अपना वर्चस्व बना चुके रहते हैं। इस युद्ध के हारने के बाद जो सम्मिलित सेना रहती है उसको अंग्रेजों के सामने समझौता करना पड़ता है। यहां से एक प्रश्न ये बनता है, आपने अभी पिछली बार मैंने बताया पिछले वीडियो में कि प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध का नेतृत्व करता क्लाइव था। पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध का नेतृत्व करता कौन था, तो वो क्लाइव था। और बक्सर के युद्ध का जो नेतृत्व करता था वो था आपका हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो था वो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करता था। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे कि हेक्टर मुनरो जो था बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करता था। बक्सर का युद्ध जब ये लोग जीत जाते हैं तो ये लोग अब चाहते हैं कि पूरी तरह से बंगाल में अराजकता उत्पन्न हो जाए, बंगाल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा जाए। हालांकि 1717 में ही फर्रुखसियन ने ये बंगाल का शासन व्यापार का दे दिया था अंग्रेजों को, लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज पूर्णतः बंगाल पे काबिज हो चुके रहते हैं। लेकिन 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ये अंग्रेज लोग पूरे अवध क्षेत्र यानी पूरा उत्तर प्रदेश, केंद्रीय शासन यानी मुगल यानी पूरे भारत का केंद्रीय शासन और बंगाल, इन तीनों पे यानी पूर्णतः भारत पे लगभग अपना अधिकार जमा चुके रहते हैं। अब बच कौन गया? मैसूर बच गया था, हैदराबाद, मराठा मराठा कुछ क्षेत्र बच गए, नहीं तो लगभग इन लोगों का शासन स्थापित हो चुका रहता है। इसके बाद बंगाल में बहुत सा परिवर्तन आता है। परिवर्तन ये आता है कि अब बंगाल का शासन जो था वो द्वैत शासन के अंतर्गत कर दिया जाता है। द्वैत शासन के अंतर्गत करने के बाद कि वहां पे व्यवस्थाएं अब दो कर दी गई। तो आपको मैं द्वैत शासन की परिभाषा बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना क्लाइव के समय की गई थी। उस समय बंगाल की बागडोर क्लाइव के हाथ में थी और 1772 में इसको समाप्त किया गया वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैत शासन को खत्म किया। अब मैं बताता हूं ये द्वैत शासन क्या था। बंगाल का शासन द्वारी शासन के अंतर्गत कर दिया गया, यानी कि वहां का जो अधिकार था वो अंग्रेजों के अंतर्गत कर दिया गया और वहां की जो कर्तव्य परायणता थी
यानी जो कार्य की जिम्मेदारी थी वो वहां के नवाब के अंतर्गत कर दिया गया। यानी इसे ऐसे समझ लें कि बंगाल में टैक्स की वसूली, चुंगी की वसूली, कर की वसूली, ये सब अंग्रेज करेंगे। यानी धन से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो अंग्रेज करेंगे, लेकिन वहां की प्रशासन को देख रेख, सड़कों की व्यवस्था, बगानों की व्यवस्था, लोगों के इलाज की व्यवस्था, ये सब बंगाल के नवाब करेंगे। यानी पैसा चला जाएगा अंग्रेजों के पास और प्रशासन चला गया नवाब के पास। तो भाई बंगाल का नवाब कैसे वहां पे शासन कर सकता है जब उसके पास आय का स्रोत ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार बंगाल जो था पूरी तरह से खंडित हो रहा था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया ताकि वहां पे व्यवस्था जो है द्वैत शासन खत्म कर दिया। इसी समय की एक महत्वपूर्ण घटना है वो है 1765। 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि की गई वो संधि इलाहाबाद की संधि कहलाती है। यह संधि जो है दो भागों में की गई। एक थी 12 अगस्त 1765 और एक है 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त 1765। पहली संधि जो थी वो मुगल और अंग्रेजों के बीच में की गई और दूसरी संधि जो थी वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में की गई। अब यहां समझ लें कि जो मुगलों से साथ संधि की गई उसमें मुगलों को भारत का शासन खत्म कर दिया गया। मुगलों के अंतर्गत इलाहाबाद और कड़ा के प्रदेश जो थे वो दे दिए गए। मुगलों को 26 लाख का पेंशन देके मुगलों का शासन लगभग खत्म कर दिया गया। तो ये 12 अगस्त की संधि थी जिसमें कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगलों को दे दिया गया, 26 लाख का पेंशन दिया गया और मुगलों से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने अपने पास ले ली। हालांकि इससे पहले ही बंगाल उनके अंतर्गत था, लेकिन मुगल शासन से भी उसकी अनुमति इन्हें इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद हो गई। 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई जिसमें अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच ये संधि की गई। यहां पे संधि के अंतर्गत अवध को 50 लाख रुपया जुर्माने के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा ताकि वो बेमतलब का युद्ध में शामिल हुए तो भाई इसके लिए तो क्षतिपूर्ति हुई तो 50 लाख भरो। दूसरी बात, कड़ा और इलाहाबाद का जो प्रांत था वो मुगलों को देना पड़ा। इस प्रकार अवध का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसी पैसे से मुगलों को भी 26 लाख देके अंग्रेजों ने अपने ऊपर कोई भार नहीं लिया। इस प्रकार बक्सर की संधि जो थी, बक्सर का युद्ध जो था वो भारत के लिए एक ऐसा युद्ध शामिल हुआ जिसके बाद ये अंग्रेज जो थे वो भारत पे हमेशा के लिए काबिज हो गए और जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक ये बंगाल जो था ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसके बाद बंगाल कभी भी अंग्रेजों से मुक्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये बक्सर का युद्ध जो था वो खत्म कर गया पूरी तरह से भारत के छोटे मोटे जो शासक थे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रही कि प्लासी का युद्ध याद रखिए आप कि क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था और बक्सर का युद्ध मैंने आपको बताया हेक्टर मुनरो के अंतर्गत रहा। और बक्सर का युद्ध खत्म होने के बाद द्वैत शासन व्यवस्था, बंगाल को 2 भागों में बांटना यानी कि एक शासन अंग्रेजों के हाथ में और एक शासन जो था वो नवाब के हाथों में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो था भारत के नक्शे को बदलने के लिए पर्याप्त रहा। और 1765 के बाद जब ये मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो मात्र कठपुतली रह गए और बंगाल का शासन, बंगाल की रणनीति पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये था आपका बक्सर का युद्ध। आगे फिर मैं नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा युद्धों को लेके। मुझे 1857 का 1857 युद्ध देना है, क्रांति देनी है और आपको हल्दी घाटी जरूर समझाना है। तो तब तक के लिए मैं जय हिंद।